और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने वाजपेयी और कलाम को इस मौके पर याद किया। वर्ष 1998 में आज के ही दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुशल नेतृत्व में पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए ये शुभकामनाएं दी है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि वर्ष 1998 में आज के ही दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुशल नेतृत्व में पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया और हमारी रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की। जय हिंद। वो तारीख थी 11 मई 1998। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. रेगिस्तान की तपती रेत पर परमाणु परीक्षण की इस तेज गर्जना ने दुनिया को बता दिया कि राजस्थान की मिट्टी सिर्फ रणबांकुरों को ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के अद्भुत क्षणों को भी जन्म देती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अटल संकल्प ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता साबित कर दी। सारी दुनिया भर हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तब था दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी सामर्थ्यवान टीम के साथ राजस्थान के पोखरण से दुनिया को साफ संदेश दिया कि हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने टेक्नोलॉजी और भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई दी, जिससे विश्व मानचित्र पर भारत स्वाभिमान के साथ हर मोर्चे पर अडिगता से सीना ताने खड़ा है। देश की इस उपलब्धि पर आने वाली कई पीढ़ियां गर्व करती रहेंगी। और आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सरहदों से सटे उस जमीनी हौसले की कहानी की ओर, जो सिर्फ रेत नहीं, इतिहास, संस्कृति और स्वाभिमान से बुना गया है। आज हमारे साथ है बाड़मेर राजघराने के उत्तराधिकारी रावत त्रिभुवन से। इनसे खास बातचीत की है सच पे धड़क के एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने। अभी मैं हूं गढ़ बाड़मेर में और गढ़ बाड़मेर में मेरे साथ हैं रावत त्रिभुवन सिंह। रावत त्रिभुवन सिंह बाड़मेर की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बाड़मेर की स्थापना हुई। आज जानते हैं क्योंकि बाड़मेर में अभी लॉकडाउन जैसा ही कुछ माहौल इस समय चल रहा है, सीमाओं पे तनातनी है, इन सब मुद्दों को लेकर मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो मैं बाड़मेर की स्थापना कैसे हुई और उसके इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो आपका सच में स्वागत है सर। बाड़मेर के इतिहास के बारे में जरा बताएं। जैसा कि आपने बताया, बाड़मेर की स्थापना, हालांकि यहाँ बाड़मेर में क्या है, क्योंकि एजुकेशन कम थी तो इस वजह से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री नहीं है, पर जो एज पर डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार बाड़मेर की स्थापना 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बाहर राव जी परमार के द्वारा करी गई। वो बाड़मेर आज जहाँ जिस जगह हम आज मौजूद हैं इससे लगभग 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन के अंदर जूना करके गाँव है, वहाँ हुआ करता था। ऐसा बताते हैं कि बाहर राव जी परमार ने वहाँ बाड़मेर की स्थापना करी। परमारों के बाद यहाँ चौहान शासकों का राज रहा और चौहानों के बाद मैं जिन वंश परंपरा में आता हूँ उसमें रावत लूका जी हुए, जिन्हें लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास, जो रावल बलीनाथ जी के ग्रैंडसन भी थे, उन्होंने चौहानों से इसे टेक ओवर किया। तब से 13वीं शताब्दी से लेके भारत आज़ाद हुआ तब तक यहाँ राठौड़ों का राज रहा। भारत आजाद हुआ उस समय कौन यहाँ पे रावत थे
और उनकी क्या हिस्ट्री है, उनके बारे में जरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11वीं-12वीं शताब्दी में बाड़मेर की स्थापना होती है बाहर राव जी परमार द्वारा। फिर यहाँ चौहान शासक आते हैं, चौहानों के बाद यहाँ राठौड़ शासक आते हैं। रावत भीमा जी जूना में राठौड़ साम्राज्य के आखिरी शासक रहे 16वीं शताब्दी के आसपास। ऐसा बताते हैं कि कोई श्राप की वजह से हमें उस पुराने बाड़मेर को छोड़ना पड़ा और जहाँ आज हम मौजूद हैं यहाँ पे 1606 भारतीय सरकार के रिकॉर्ड अनुसार 1606 में रावत भीमा जी के टाइम में हम जूना से आज जहाँ ये बाड़मेर है यहाँ हम अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और उस स्थान को जूना बाड़मेर लोग कहने लगे, इसे नया बाड़मेर कहने लगे। बाद में वक्त के साथ उसके पीछे से बाड़मेर हट गया और इस बाड़मेर के आगे से वर्ड नया हट गया, तो वो अब जूना रह गया और ये बाड़मेर हो गया। तब से लेके भारत की आज़ादी के टाइम रावत उमेद सिंह जी जो मेरे पिताजी हैं, रावत उमेद सिंह जी बाड़मेर के शासक थे। मेरे ग्रैंडफादर रावत रतन सिंह जी का देहांत 1945 में हुआ। 1945 में बाड़मेर की गद्दी पे रावत उमेद सिंह जी विराजमान हुए और भारत की आज़ादी के वक्त वही बाड़मेर के रावत थे। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आँखों से 1971 के युद्ध को देखा है। तो बाड़मेर की जनता हर हालत में तैयार है कि यदि युद्ध होता है तो हम आज तैयार हैं। कहते हैं ना, हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि हमें तो मेरे तेवड़ लिए कि हमारे लड़ाई में जानो ही जाए और हम बिना विजय हुए वापस नहीं आएंगे। तो यदि सरकार कोई भी तरह का फैसला लेती है, ये बॉर्डर कल युद्ध के लिए खुलता है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ 99.9 नहीं 100% विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बाड़मेर के यहाँ की जनता पूर्ण रूप से तैयार है। 1971 की यदि बात करें तो बाड़मेर वो धरा है जहाँ तीन लोगों को, सिविलियंस को शौर्य चक्र जैसे सम्मान मिले हैं। 1965 के वॉर की बात करें तो सिविलियंस को अशोक चक्र मिला है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो वो अशोक चक्र और शौर्य चक्र बाड़मेर में सिविलियंस को मिले, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं है। तो आप सोचिए, अशोक चक्र और शौर्य चक्र हमारे यहाँ सिविलियंस को मिले हैं, बट कोई बहुत स्पेसिफिक अच्छे एक्शन करने के लिए मिले, युद्ध के चक्कर में नहीं दिए। हमारे यहाँ बाड़मेर के सिविलियंस को वो दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ के लोगों का मोरल कितना ज़्यादा ऊपर होगा। हम लोगों ने क्योंकि 71 की लड़ाई देखी है, हम आज इस 2025 के भारत में यही उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा का पाकिस्तान का जो टंटा है ये ख़त्म हो जाए। 10 दिन की लड़ाई चलेगी। हम हर तरह के, यदि ईश्वर ना करे पर कोई भी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार हैं। बट हम चाहते हैं कि अब ये दुश्मन की आवाज़ बार बार निकल कर हमारे सामने नहीं है। ये थे रावत त्रिभुवन सिंह, जिनका साफ कहना है कि अब इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। सहयोगी कुणाल भटनागर के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेदरक के लिए बाड़मेर से। और झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के पीपली चौक इलाके में एक बालिका के बाल विवाह की सूचना पर पुलिस, बाल अधिकारिता विभाग, प्रशासन और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की टीम ने कार्रवाई की है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चेतना शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पीपली चौक इलाके में एक नाबालिग बच्ची की शादी होने जा रही है। सीकर जिले के जीड़ माता के पास गोठड़ा गांव से बारात आने वाली थी। साथ ही बता दें कि बच्ची के सभी दस्तावेज भी फर्जी बनाए गए थे। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां हाईवे पर कोयले से भरे ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया था। आग की लपटों से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना पर रिको पुलिस भी पहुंची और दमकल की मदद से ट्रक में लगी आग को बुझाने गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक में अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। कोटा जिले के सुकेत थाना पुलिस ने बस स्टैंड पर अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध तरीके से लगाए गए टिन शेड और जालियों को नगर पालिका ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त करवा दिया। इस बीच मौका देखकर खाई वाला फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने ध्वस्त किए गए सामानों को जब्त कर नगर पालिका परिसर में रखवा दिया है। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी छोटू लाल सहित पुलिस जवान मौजूद रहे। और श्रीगंगानगर के खमुड़वाली थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर 51 LNP गांव के खेत में मिला है पाकिस्तानी झंडा और गुब्बारे। झंडे पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। खेत के मालिक ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने पाकिस्तानी झंडे और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है।
फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने पाकिस्तानी झंडे और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। धौलपुर के सरमथुरा में आंगई थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 15,000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश के जरिए लुक्का गैंग के साथ मिलकर पुलिस ने इसे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सिविल विंग में भारी अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 30 करोड़ के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में विधायक रमिला खड़िया ने सवाल उठाई है। उनका कहना है कि विभाग के तहत चल रहे लगभग 30 करोड़ रुपए के कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। देश के 30 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर को छोड़कर सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 मई को 27 जिलों में आंधी बारिश की संभावना भी है। इसके बाद 13 मई से सिस्टम पड़ेगा कमजोर। इसके बाद फिर बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। तो मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर। हालांकि कहा जा रहा है कि 13 मई तक ये झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है। शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह पहुंची है झुंझुनू। एम्बुलेंस में लाई गई है पार्थिव देह। साथ में सेना के अधिकारी और जवान भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में मेहरादासी गांव पहुंचेगी पार्थिव देह। तिरंगा यात्रा के साथ ले जाया जाएगा शहीद के गांव तक। हालांकि पूरे गांव की आंखें नम हो गई हैं और जवान ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी, आज उसको पूरा देश याद कर रहा है। तो थोड़ी देर में मेहरादासी गांव पहुंचेगी पार्थिव देह, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तिरंगा यात्रा के साथ ले जाया जाएगा शहीद के गांव तक। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहीद सुरेंद्र कुमार के पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचे। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा के साथ शहीद को गांव तक लेकर जाया जाएगा। आज पूरे गांव की आंखें नम हैं। बता दें कि शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की आज राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि होगी। शहीद की अंतिम यात्रा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, अविनाश गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। शहीद का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंच चुका है और आज शहीद का राष्ट्र के सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी, जिसमें कई नेता शामिल होंगे।